डेट है आज 29 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कॉर्नर स्टोन वीपन सिस्टम। ये एक वीपन सिस्टम है, हथियार सिस्टम है। डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ की एक लैब है उसने बनाया है। इसको यूज किया जाएगा सीआरपीएफ के द्वारा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स के द्वारा। ये कुछ इस तरह का है कॉर्नर स्टोन वीपन सिस्टम। वीपन का मतलब होता है हथियारी। ये स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। डीआरडीओ के अंदर ही एक सेंटर है जो पुणे में बना हुआ है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसने बनाया है। और डीआरडीओ को तो आप जानती हो कहाँ पे बना हुआ है, दिल्ली में है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन मिलिट्री के लिए हथियार वगैरह बनाती है या लड़ाकू विमान वगैरह बनाता है। ये डीआरडीओ रिसर्च करता रहता है। इस हथियार की ये वीपन सिस्टम है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है, ये देखो एक तो रोटेट करता रहता है, ये इसमें है, ये रोटेट करने वाला, और इसमें कैमरा लगा हुआ है। जब भी ये सोल्जर के हाथ में होगा, खुलेगा, ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को ये डिटेक्ट कर लेता है। मान लो कोई भी अनईक्वल वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कोई ऐसी एक्टिविटी, उसे अपना आप ये टारगेट कर लेगा, देख लेगा। और इसके अंदर कैमरा लगा होता है, वीडियो बना लेता है। ऑटोमेटिक ये सोल्जर को बता देगा कि यहाँ पे कोई आपको मारने वाला, अटैक करने वाला है, या किसी पे वीपन है, हथियार है। इस तरह की एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड कर लेगा। इस तरह की खासियत बात है इस वीपन में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो वो वीपन सिस्टम था, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट था। ये गरीब कल्याण योजना यूनियन कैबिनेट ने और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिए। अब सितंबर 2022 तक ये चलेगी। ये ओरिजिनली इंट्रोड्यूस की गई थी अप्रैल 2020 में। जब कोविड-19 आया था तो भाई साहब पूरे देश में भुखमरी सी मच गई थी और सभी की जॉब चली गई थी। तो गरीब लोग थे, उनको खाना देने के लिए, उनको राशन देने के लिए स्कीम चलाई थी। हर महीने 5 किलोग्राम पर व्यक्ति, 5 किलोग्राम पर पर्सन पुअर पीपल को इसमें खाना दिया जाता है, यानी कि अन्न दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। ये स्कीम और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है। इसका 6वां फेज चलेगा। 5 फेज ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं मार्च 2022 में ही। गवर्नमेंट इसमें अब तक लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 80,000 करोड़ और रुपए खर्च करने, यानी कि टोटल खर्चा सितंबर 2022 तक 3.4 लाख करोड़ का आ जाएगा लगभग इसमें। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है, जो इंडिया ने प्लान बना रखा है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान, इस स्कीम के अंदर कोई माइग्रेट वर्कर भी है, माइग्रेंट लेबर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कोई जॉब करने गया है, मान लो वो एमपी से है, मध्य प्रदेश से, और मान लो वो दूसरे प्लेस में गया पंजाब हरियाणा में या राजस्थान में कहीं पे जॉब करने गया है, तो वो राजस्थान में भी राशन शॉप से राशन ले सकता है अपने राशन कार्ड के जरिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का राशन कार्ड बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ आवर। अर्थ आवर प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ आवर एक इवेंट है जो हर साल मनाया जाता है 1 घंटे के लिए। इस साल ये मनाया गया। हर साल देखो जब भी मार्च महीना आता है, मार्च का महीना, उसका जो लास्ट सैटरडे आता है, लास्ट आखिरी शनिवार, उस आखिरी शनिवार को ये रात के 8:30 से 9:30 बजे के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 26 मार्च 2022 को ये सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार है वो 26 मार्च था, तो इस दिन सेलिब्रेट किया गया। कौन सेलिब्रेट करता है ये, किसने स्टार्ट किया अर्थ आवर को सेलिब्रेट करना? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था, एनजीओ। 1961 में बनाई गई थी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में, या WWF भी बोलते हैं। ये देखो प्रिजर्वेशन करती है कि इन्वायरमेंट पे ह्यूमन इम्पैक्ट कम से कम पड़े, मानव का जो प्रभाव पर्यावरण पे पड़ रहा है वो कम से कम पड़े, उसका रिडक्शन हो कम से कम। जैसे भाई साहब ये अर्थ आवर है, इसका मकसद क्या है सेलिब्रेट करने का, और क्या किया जाता है इसमें? इसमें देखो लाइट ऑफ की जाती है, नॉन असेंशियल लाइट। आपके घरों की लाइट जल रही होती है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 180 से ज़्यादा देश इसको सेलिब्रेट करते हैं अर्थ आवर को, यानी कि रात के 8:30 बजे से लेके और 9:30 बजे के बीच में अपनी लाइट ऑफ कर देते हैं, जो जरूरी नहीं है। पूरे देश में 180 कंट्रीज में शनिवार को भी की गई होगी 1 घंटे के लिए। क्यों करते हैं? देखो इससे फ़ायदा ये होता है भाई साहब, जो आपकी नॉन असेंशियल लाइट है, जरूरी नहीं है जो लाइट, वो बंद कर दी 1 घंटे के लिए। अब इनसे जो बिजली खर्च हो रही थी वो कम हो जाएगी ना, और बिजली तो
आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोयले से बनती है, कोल से, थर्मल पावर प्लांट से, और इससे कार्बन इमिशन होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। तो कितना पॉल्यूशन कम हो जाता है पूरे वर्ल्ड में अगर 1 घंटे भी बिजली बंद रहेगी। तो ये यानी कि अवेयर करना चाहती है पूरे देश में, सभी कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में, कि जो भी आपके घरों की नॉन असेंशियल लाइट है, जो ज़रूरी नहीं है, उसे आप बंद करके रखें। आपके पास भले ही पैसे होंगे भाई साहब बिजली का बिल देने के लिए, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है अगर बेफालतू में वो लाइट जल रही है। ये लोगों को सिखाना, अवेयर करना, जागरूकता करना, इसके लिए अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 2007 से स्टार्ट किया गया था। 180 कंट्री लगभग इसे, 180 से ज़्यादा कंट्री इसे सेलिब्रेट करती हैं मार्च के आखिरी शनिवार में, लास्ट सैटरडे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया गया था 2007 से ये, और हर साल लगभग अब सेलिब्रेट किया जाता है पूरे प्लानेट पे, पूरे अर्थ पे। इस साल की जो थीम थी वो थीम थी सेव आवर फ्यूचर। सेव आवर फ्यूचर यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, हाईलाइट करना होता है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है नासी बीच। बीच आप समझते हो जैसे हमारा ये भाई साहब इंडिया है, इंडिया के कोस्टल एरियाज में बीच होती है, एरिया को बोलते हैं बीच। तो ये नासी बीच अभी रिसेंटली न्यूज में, कहाँ पे ये बीच, एक तो लोकेशन याद रखनी है आपको, और क्यों है न्यूज में ये याद रखना है, किसकी वजह से उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नासी बीच उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट जो हमारा है, उड़ीसा में एक गहीर माथ या गहीर मठ मेरीन सेंचुरी है, वहाँ पे है नासी 1 और नासी 2 बीच। यहाँ पे क्या होता है, हर साल लगभग 2.5 लाख के लगभग ओलिव रिडले सी टर्टल या ओलाइव रिडले सी टर्टल, टर्टल का मतलब कछुआ, कछुआ की प्रजाति है ये। यहाँ पे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा या उसके अराउंड ये कछुए आते हैं, टर्टल, ओलिव रिडले सी टर्टल। किस लिए आते हैं, फीमेल टर्टल आते हैं, किस लिए आते हैं, अंडे देने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं इस कोस्ट पे, नासी बीच पे, गहीर माठ मेरीन सेंचुरी। और ये हैं भाई साहब कछुए सी टर्टल, ओलाइव रिडले सी टर्टल, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ग्रुप में आते हैं एक साथ अंडे देने के लिए, और ये इस पीरियड में ही आते हैं, लगभग ये मार्च या अप्रैल का महीना होता है, और एक साथ जब ये आते हैं ना अंडे देने के लिए, लेइंग एग्स देने के लिए, इस इवेंट को बोलते हैं अरीबाडा। ये भी वर्ड आपको याद रखना है, अरीबाडा, ARIBADA, अरीबाडा। इस इवेंट को बोलते हैं जब ये अंडे देने के लिए आते हैं, अपने बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं। और ये गहीर मठ मेरून सेंचुरी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ये सेंचुरी है जहाँ पे ओलिव रिडले सी टर्टल इतनी मात्रा में आते हैं। और ये देखो स्टार्ट हो गया इस साल का जो इवेंट था फ्राइडे से, शुक्रवार से इस इवेंट स्टार्ट हो गया टर्टल का यहाँ आना, कछुए यहाँ पे फ्राइडे से यानी कि शुक्रवार से आना शुरू हो गए और अंडे देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। नासी 1 नासी 2 बीच है, ये जो बीच है DRDO के अंदर आती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और यहाँ पे एक व्हीलर आइलैंड भी है। आइलैंड आपको पता है क्या है, ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, एक आइलैंड है यहाँ पे व्हीलर आइलैंड। तो यहाँ पे व्हीलर आइलैंड से बहुत सारे अपने रिसर्च वगैरह भी करता रहता है DRDO। तो ये नासी बीच DRDO के अंदर आती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके नासी बीच को बचाने के लिए जो सी टर्टल है ना, रिडले, ओलिव रिडले सी टर्टल, इनको बचाने के लिए क्या है, DRDO प्रबंध भी करती है, यहाँ पे अरेंजमेंट करती है ताकि इनके अंडे को कुत्ते ना खा जाएं, डॉग्स या हीना। हीना भी देखो एक जंगली डॉग होते हैं ना, वाइल्ड डॉग, उसकी प्रजाति है हीना, उसी कुत्ते की तरह दिखते हैं उसी की तरह। तो ये इनके अंडे को ना खा जाएं और ये मास नेस्टिंग साइट के लिए अट्रैक्ट हों, यानी कि इनकी जब अरेंजमेंट होगी सुरक्षा के लिए तो यहाँ पे ये अंडे देने के लिए और आएँ, इनकी मात्रा और बढ़े, क्योंकि ये भाई साहब मैरीन इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ओलिव रिडले सी टर्टल। और IUCN की रेड लिस्ट में इनका स्टेटस क्या है ये आपको याद होना चाहिए। IUCN बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर स्पेशल लेक्चर देख सकते हो IUCN साइट्स और CMS के बारे में। तो IUCN की 9 कैटेगरी है, जिसकी पॉपुलेशन जितनी है उसके आधार पर, कितना खतरा है उसकी पॉपुलेशन को लुप्त होने का, उसके आधार पर 9 कैटेगरी में बांटा गया IUCN ने स्पीसीज को, एनिमल वगैरह या बर्ड स्पीसीज को। तो ये ओलिव रिडले सी टर्टल है, वनरेबल कैटेगरी में आता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत भाग्य विधाता। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए भी, 1 के लिए भी, मोस्टली 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये एक फेस्टिवल है, त्यौहार, ये फेस्टिवल हो रहा है, 10 डे का फेस्टिवल है, 10 दिन का। कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में रेड फोर्ट है जो लाल किला, वहाँ पे हो रहा है। ये किसने इनॉग्रेट किया है, शुभ आरंभ तो किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और अभी कौन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, स्मृति ईरानी जी। इन्होंने ये स्टार्ट किया है रेड फोर्ट पे, ये है रेड फोर्ट भाई साहब, लाल किला, अगर किसी ने नहीं देखा है तो।
रेड फोर्ट पे ये इवेंट किया जा रहा है, और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम अपने आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में मना रहे हैं 1 साल तक, उसी का पार्ट है ये, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही पार्ट है ये इवेंट जो हो रहा है, भारत भाग्य विधाता। और स्टार्ट तो क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लेकिन इस फेस्टिवल को करा कौन रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसको ऑर्गेनाइज आयोजन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। इस फेस्टिवल का टारगेट क्या है, इसमें कल्चर को शोकेस करते हैं, जो भी मान लो हमारे इंडिया की हेरिटेज है, कंट्री की कल्चरल हेरिटेज है, उसको यहाँ पे शोकेस करना। लगभग 70 मास्टर क्राफ्ट्समैन बोलते हैं शिल्पीकार, जो हाथ से कुछ चीज़ें वगैरह बनाते हैं, इनके यहाँ पे चीज़ें अपनी दिखाते हैं, शोकेस करते हैं इस मेले में, यानी कि मेला सा लगता है ये समझ लो, वहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह दिखाते हैं जो भी बनाते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे एक तरह से प्रमोट किया जाता है इस फेस्टिवल के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव्स इंडिया रिलेशन, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेश मंत्री बोल सकते हो हिंदी में, डॉक्टर एस जयशंकर, ये 2 दिन की मीटिंग पे गए, 27 मार्च तक मीटिंग थी, मालदीव्स में गए। मालदीव्स तो आप जानते हो कहाँ पे, ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो, इंडिया के साउथ में ये कंट्री है, मालदीव आइलैंड कंट्री। यहाँ पे मीटिंग की इन्होंने और बायलैटरल कोऑपरेशन को प्रमोट किया दोनों कंट्री के बीच में। बायलैटरल कोऑपरेशन मतलब दो कंट्री के बीच में सहयोग। नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जो हमारी इंडिया की एजेंसी है, उन्होंने क्या है, इंडिया ने इनको ग्रांट दी है, यानी कि असिस्टेंस प्रोवाइड किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको बनाने के लिए, ये मालदीव्स में सेंटर बना हुआ है, नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ये मालदीव का ही है, हमारे इंडिया का नहीं है। अद्दू सिटी है यहाँ पे, अड्डू सिटी मालदीव्स में, वहाँ पे ये बना हुआ है। इंडियन ओशियन में लार्जेस्ट, लगभग ये वहाँ का जो किसका, ये मालदीव्स का जो है एक आइलैंड है, क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है ये नेशन। तो यहाँ पे अड्डू सिटी बनी हुई है, वहाँ पे सेंटर बना हुआ है मालदीव का। इसके लिए इंडिया ने ग्रांट दी है, ग्रांट का मतलब अनुदान दिया है, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, वित्तीय सहायता, और ग्रांट का मतलब एक तरह से ये समझ लो दान दे दिया, वापस लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले देखो और भी यहाँ पे सिटी बनाने के लिए पैसा दिए थे, जैसे एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, या पुलिस एकेडमी है, उसको बनाने के लिए पैसे दिए थे, ये लगभग $400 मिलियन का दिया था, 2020 में सहायता दी थी इंडिया ने। और एक साइन क्या है देखो, इंडिया की जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, जो आईपीएस बनते हैं ना, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो सिविल सर्विस की, जिसमें आईपीएस की पोस्ट होती है, इंडियन पुलिस सर्विस, उसकी जो ट्रेनिंग यहीं पे होती है, ये हैदराबाद में बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। तो इसका और मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज का, इस दोनों का कॉपरेशन किया है, एग्रीमेंट किया है दोनों ने, एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों एक दूसरे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे भाई साहब, जो भी मान लो एक दूसरी कंट्रीज़ के पास स्पेशल प्रैक्टिसेस आती हैं या एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करेंगे दोनों आपस में। और क्या है इसमें देखो, मालदीव्स के डोमेस्टिक लेवल पे ट्रेनिंग एकेडमी लॉ इन्फोर्समेंट एबिलिटी को प्रमोट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग की जो समस्या है या जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है कंट्री में, उसको हैंडल किया जा सके। दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस सिक्योरिटी को लेके भी कोऑपरेशन है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ग्रुपिंग भी है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये आपस में ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन करते हैं तीनों कंट्रीज़। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल रिफ्रेश रेट, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल ने अभी ये कहा है कि जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो क्रोम बुक में यूज होता है, क्रोम बुक ये समझ लो भाई साहब, जैसे लैपटॉप है ना, लैपटॉप तो आपने देखा होगा, शायद आपके पास होगा भी, कंप्यूटर की तरह ही होता है, जो कैरिएबल होता है, पोर्टेबल, कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है लगभग वो विंडोज़ होता है, विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट का। अगर मान लो एप्पल का लैपटॉप है तो एप्पल का अपना अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं भाई साहब, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना जो कंप्यूटर का, जिस पे वो चल रहा है, वो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा सिस्टम उसी से चल रहा है। अगर आपके फ़ोन की बात करूं मैं, फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है, जो विंडो डल रही है, आपका एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड बोलते हैं ना, एंड्रॉयड सिस्टम, एंड्रॉयड वर्जन 10.1 10.2 ऐसे जो चल रहे हैं, ये एंड्रॉयड क्या है, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन चल रहा है, सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से चलता है, खुलता है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्रोम बुक में, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो इसमें जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है इसकी टेस्टिंग को अभी कहा है कि सपोर्ट करेगा गूगल। गूगल तो आप जानते हो भाई साहब कंपनी है, google.com जिसकी साइट भी है, तो इसको सपोर्ट करेगा। हमारा मकसद इसमें जानना ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट क्या होता है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखो ये होता है, जैसे आपने अपने मोबाइल में कोई भी साइट खोली, मान लो google.com, गूगल खोला आपने और गूगल पे मान लो क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहे हो आप। क्रिकेट मैच, क्रिकेट तो जानते हो भाई साहब, बैट बॉल, क्रिकेट मैच का आप स्कोर देख रहे हो। अब आपने पेज खोल रखा है, एक पेज खोल रखा है क्रोम पे, मान लो किसी भी गूगल पे किसी भी साइट पे ये पेज खोल रखा है किसी भी इंटरनेट की साइट पे। अब क्रिकेट तो चल रहा है भाई साहब, हर 1 मिनट में या आधे मिनट में बॉल फेंक देता है खिलाड़ी, और मान लो किसी ने शॉट मार दिया तो रन बढ़ते रहेंगे, कोई आउट हो गया तो विकेट बढ़ती रहेंगी। तो वो स्कोर ना आपका तुरंत पता चलता रहेगा आपको, है ना। क्यों, कैसे, आपने तो रिफ्रेश भी नहीं किया फिर भी वो अपने आप हो गया। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो रिफ्रेश हो रहा है ना पेज, अपने आप, जैसे रन, मान लो किसी ने शॉट मारा, पता चल गया कितने रन लिए, आगे रन जुड़ते गए, मान लो 10 से 15 हो गए, 20 हो गए, रन ऑटोमेटिक बढ़ते चले गए, तो वो पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल रिफ्रेश रेट। जो आपको डिस्प्ले दिखाई देती रहती है पर सेकंड, वो नंबर ऑफ टाइम्स में रिफ्रेश होती रहती है, वही है रिफ्रेश रेट। और जितने सेकंड में जितनी बार वो रिफ्रेश होती है वही उसकी रेट होती है, दर होती है। ये लगभग हर्ट्ज में नापी जाती है, हर्ट्ज में 30 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होती है, यानी कि इसका मतलब हो गया 30 या 60 टाइम्स पर सेकंड। 30 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज का मतलब हो गया एक सेकंड में 30 या 60 टाइम, 30 या 60 बार वो रिफ्रेश हो रहा है पेज आपका। तो ये जितने ज़्यादा हर्ट्ज में होता है, हायर रेट होता है, उतनी क्वालिटी अच्छी होती है। और देखो ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होता है रिफ्रेश रेट। कोई मान लो गेम खेल रहा है, जैसे मान लो किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली जो फ्री फायर की, या पहले हुआ करता था ना पबजी वगैरह का गेम, उसमें पबजी खेलते थे, तो उनमें ये रिफ्रेश रेट बहुत काम करता है। उनमें जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा वो गेम अच्छा चलता है, वरना अटका रह जाता है। वो गोली चला रहा है मान लो पबजी में या फ्री फायर में, और उसने गोली चलाई और वो बीच में अटक गई, और बाद में पेज रिफ्रेश हो रहा है और वो मान लो मर भी गया, बाद में पता चल रहा है 2-3 सेकंड के बाद अटक गई जैसे साइट। जैसे मान लो आप कोई साइट खोलते हो ना और वो बीच में अटकी रह जाती है, ये समझ लो कि वो रिफ्रेश नहीं हो रही या इंटरनेट की स्पीड कम है। तो ये रिफ्रेश रेट, इसी में यही जानना है बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको पढ़ना तो पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये MRSAM ये मिसाइल सिस्टम है, ये अभी इंडिया ने ये लॉन्च किया है मिसाइल सिस्टम। ये देखो भाई साहब, ये वाला मिसाइल सिस्टम है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये DRDO नहीं बनाया है, ये DRDO आपको पता है, DRDO हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऐसा मिसाइल सिस्टम है, किसी मिसाइल, एयरक्राफ्ट या गाइडेड बॉम्ब या हेलीकॉप्टर, इनको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। मान लो कोई मिसाइल मारने आ रही है इंडिया की तरफ, तो ये मिसाइल सिस्टम क्या है, ये उसको मिसाइल को बीच में हवा में ही मार देगा, मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। या किसी हेलीकॉप्टर को मारना है, इसलिए इसका नाम है MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सरफेस टू एयर का मतलब है जैसे अर्थ है, ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, और यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर घूम रहा है, मिसाइल आ रही है, तो अर्थ सरफेस से ये एयर में मार कर सकती है, एयर में, हवा में मार कर सकती है सरफेस से। तो इसलिए इसका नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये DRDO इंडिया के साथ मिलके, इजराइल की एक एजेंसी है, सेंटर है, उसने भी इसमें साथ दिया बनाने में। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और DRDO दोनों ने मिलकर बनाया इसको, और इंडियन आर्मी इसका यूज करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबल कॉइन। प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेबल कॉइन देखो क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई, और करेंसी मतलब मुद्रा, यानी कि ये डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हो आप, डिजिटल करेंसी है। लेकिन ये गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी जो होती है ना, यानी कि जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जैसे हमारा रुपया है, गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी है, या डॉलर है, अमेरिका का डॉलर है, गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी है, तो उनसे इसको पैक्ड कर देते हैं। पैक्ड का मतलब होता है फिक्स, यानी कि एक स्टेबल कॉइन को अगर मान लो $1 के बराबर रख दिया तो ये फिक्स हो गई। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर डॉलर का दाम बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, डॉलर का घटेगा तो इसका भी घटेगा, तो ये फ़ायदा होता है इससे। अब फ़ायदा देखो, इसे यूरो या येन से भी, जापान की येन करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की यूरो करेंसी है, उससे भी पैक्ड कर सकते हैं, उससे भी इसे फिक्स कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, देखो इसका फ्लैक्चुएशन कम होता है, क्योंकि आपको पता है डॉलर इतना ज़्यादा घटता बढ़ता है नहीं, डॉलर एक अच्छी करेंसी है।
जैसे किसी और देश की करेंसी देखें तो वो डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा घटती बढ़ती रहती है। तो ये जो करेंसी हैं, हार्ड करेंसी भी बोल सकते हैं डॉलर को, उनसे फिक्स होती हैं। तो जैसे और डिजिटल करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इनसे ये अलग कैसे? क्योंकि ये बिटकॉइन, इथेरियम है ना, ये इनका अप और डाउन बहुत ज़्यादा होता रहता है। पता चला एक बिटकॉइन की जो कीमत है $1000 होगी, $2000 होगी या $100 होगी, ऐसे घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो ये स्टेबल कॉइन होते हैं, स्टेबल कॉइन, इनके नाम में लिखा है स्टेबल, यानी कि ये स्टेबल रहते हैं, ज़्यादा घटते बढ़ते नहीं हैं। जैसे डॉलर पे इनको फिक्स कर दिया और डॉलर ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो ये स्टेबल रहते हैं, इसलिए इनका यूज भी ज़्यादा होता है वर्ल्ड में। और ये फर्स्ट स्टेबल कॉइन 2014 में जो क्रिएट किया गया था उसका नाम था टीथर। देखो स्टेबल कॉइन कोई भी हो सकता है, जो भी स्टेबल है उसी का नाम है स्टेबल कॉइन। ऐसा ही एक कॉइन का नाम है टीथर, ये भी स्टेबल कॉइन है, टीथर या टेथर। नेक्स्ट टॉपिक है पेंसिलुंगपा ग्लेशियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कई बार न्यूज में रहा है और पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ग्लेशियर तो आप जानते हो क्या है? ग्लेशियर होता है बर्फ़ के पहाड़, समझ लो। ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको इमेज में, ये देखो ग्लेशियर, ये पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है जो। इसकी बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जास्कर रेंज है लद्दाख में, जास्कर रेंज, जास्कर की पहाड़ियाँ वहाँ पे है। ये देखो जम्मू कश्मीर का मैप, और ये बह रही है सिंधु नदी, इंडस रिवर, इंडस रिवर के सदर्न साइड में है ये जास्कर रेंज। ये जास्कर रेंज है, यहाँ पे बना हुआ है ये पेंसिलुंगपा ग्लेशियर। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कितना इसका रिट्रीट हुआ है, कितना ये घट गया है, पिघल गया है, इसकी बर्फ़ कितनी पिघल गई है। और किसकी वजह से? एक तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से। दूसरा कारण है कि विंटर सीजन में, सर्दियों में, विंटर सीजन में सर्दियों में प्रेसिपिटेशन कम हुआ है। प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, बारिश कम हुई है। ये दो कारण है, इसकी वजह से ये रिट्रीट हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। जो जास्कर माउंटेन है ये लद्दाख, और लद्दाख को जास्कर रेंज से सेपरेट करती है। देखो लद्दाख है ऊपर, ये लेह लद्दाख, और जास्कर रेंज, ये है लद्दाख रेंज और ये है जास्कर रेंज, ये सेपरेट करता है इनको जास्कर रेंज, यानी कि लद्दाख को और जास्कर को, दोनों को सेपरेट करता है रीजन को। जास्कर रेंज देखो टेथिस हिमालय का ही पार्ट है। टेथिस हिमालय आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट, ये दोनों आपस में मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। ये देखो इंडिया का ये वाला पार्ट है, ये समझ लो ये वाला पार्ट है जो ये है इंडियन प्लेट, ये पूरा इंडिया का जितना भी पार्ट है नीचे तक। और ये है यूरेशियन प्लेट, ये वाला पार्ट, ये चाइना वाला पार्ट, और ये सेंट्रल एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, ये यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, ये चल रही हैं, ये इधर की तरफ चल रही है और इंडियन प्लेट इधर की तरफ चल रही है, यानी कि नॉर्थ की तरफ, इधर की तरफ। तो ये बहुत कम चल रही है, जैसे एक साल में 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर आपस में मूव करती रहती हैं। इसकी वजह से यहाँ पे देखो टेथिस सी बन गया था, लेकिन अभी वो इनके टकराने की वजह से ढक गया और यहाँ पे माउंटेन बन गई। इस एरिया को, जो ये जास्कर रेंज के पास है, इस एरिया को बोलते हैं टेथिस सी। तो टेथिस हिमालय भी बोलते हैं इसको, या टेथिस सी बोलते हैं, इसी का पार्ट है, यहीं पे है जास्कर रेंज। और यहाँ पे मार्बल पास भी हैं और बहुत सारे पास हैं। पास का मतलब होता है दर्रा, जैसे ये पहाड़ी है, पहाड़ी में मान लो निकलने का एरिया बन गया ये वाला, ये हो गया पास या दर्रा। मार्बल पास है यहाँ पे जो लद्दाख को कश्मीर एरिया से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जोजिला पास भी है, ये नॉर्थ वेस्ट जास्कर रेंज है, उसकी जास्कर रेंज पे ही बना हुआ है जोजिला पास, लगभग 13,000 फीट ऊंचाई पे समुद्र तल से। नेक्स्ट टॉपिक है नप्पा हाइक्स प्राइसेस ऑफ 800 असेंशियल ड्रग्स फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से नप्पा ने ये बताया है कि 800 ऐसी असेंशियल ड्रग हैं, ऐसी दवाइयाँ जो बहुत ज़रूरी है, उनको बोलते हैं असेंशियल ड्रग। जैसे क्रोसिन, ये लिस्ट होती है असेंशियल ड्रग की लिस्ट, जिसमें उस लिस्ट में जो दवाई होती है वही हो जाती है असेंशियल ड्रग। जैसे मान लो बुखार वगैरह की दवाइयाँ हो गई, क्रोसिन वगैरह की असेंशियल ड्रग में डाल दिया कि उनका क्या, कोई मनचाहे अपने अपने मनचाहे दाम ना बढ़ा सके कोई फैक्ट्री, तो उनका दाम कम करने के लिए, या किसी और दवाई का दाम है जो क्या मेडिकल इक्विपमेंट का दाम कम करने के लिए उसको डाल देता है इसमें नप्पा। ये नप्पा क्या है? ये अथॉरिटी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसने अनाउंस किया है 1 अप्रैल से 800 ऐसी असेंशियल ड्रग होगी जो इस लिस्ट में होंगी, जिनका प्राइस क्या है, अभी ये ज़्यादा बढ़ गया था। किसकी वजह से? होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ये निकाला था, 10.76% बढ़ गया था इनका प्राइस। इसकी वजह से ये लिस्ट में डाली है असेंशियल ड्रग की लिस्ट में, ताकि इनका प्राइस स्टेबल हो सके, कम रह सके, ताकि लोग खरीद सकें आसानी से, गरीब लोग भी। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ये इन्फ्लेशन नापने की एक इंडेक्स है, एक जरिया है। इन्फ्लेशन आप जानते हो महंगाई, मुद्रास्फीति भी बोलते हैं या महंगाई। तो इन्फ्लेशन नापने के लिए हमारे इंडिया में मेजर दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो आरबीआई ने आरबीआई टारगेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। हमारे देश में आरबीआई किस पे इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, किस पे मेजर करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ये बहुत बार पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन जारी करता है और इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख लो। होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी कौन करता है, इसको देखो, इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये इसको रिलीज करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को, डब्ल्यूपीआई को। और सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन जारी करता है, इसको भाई साहब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके अंदर होता है एनएसओ, ये इसको रिलीज करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखो केवल गुड्स यानी कि वस्तुओं की महंगाई इसमें नापी जाती है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं, गुड्स भी, माल और वस्तुएं भी, और सेवा भी आती है, सर्विसेज भी। सर्विसेज पे कितनी महंगाई हुई है ये भी आती है सीपीआई में। तो इसमें दोनों आती हैं, गुड्स और सर्विसेज, और इसमें केवल गुड्स पे कितनी महंगाई बढ़ी है उसी को नापा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और जैसा इनके नाम में लिखा हुआ होलसेल और कंज्यूमर, होलसेल का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक फैक्ट्री में माल बना, फैक्ट्री से निकल के ये एक होलसेलर पे गया यहाँ पे, और इसने फिर इससे दुकानदार लेके गए, दुकानदार, और दुकानदार है ये छोटे छोटे दुकानदार, इनसे कंज्यूमर यानी कि ग्राहक खरीदने जा रहा है इन दुकान से। यानी कि सीपीआई तो नापते हैं ये कंज्यूमर लेवल पे कितना प्राइस पड़ रहा है, यानी कि कंज्यूमर को कितना प्राइस पड़ रहा है किसी भी वस्तु का, सेवा का। और होलसेल प्राइस नापते हैं इस होलसेलर से, होलसेलर कंपनी से कितने प्राइस पे खरीदा है, तो होलसेल प्राइस इस पे मेजर किया जाता है होलसेलर पे। तो ये भी फ़र्क है इनमें, ये याद होना चाहिए आपको। अब आते हैं इस टॉपिक पे अपने, जो नप्पा ने ये 800 मतलब दवाइयाँ इसमें डाल दी असेसन लिस्ट में। ये देखो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का ऑर्डर है, इसमें 16 क्लाउज है, ये नप्पा को अलाउ करता है। ये जो प्राइस है होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हुए एनुअली किसी भी दवाई को इसमें डाल सकता है, यानी कि रिवाइज कर सकता है प्राइस को इन जो इसमें लिस्ट में दवाई हैं उनका प्राइस घटा बढ़ा सकता है अपने हिसाब से नप्पा। ये अप्रैल 1 से लागू करता है लगभग हर साल। और ये नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन है, जो ये लिस्ट है जिसमें डालता है, ये भी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का, उसी के अंदर ये लिस्ट मेंटेन करके रखी जाती है। और इसको रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है, ये नप्पा ही करता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यही करती है। असेंशियल मेडिसिन जो वो होती है जो सेफ्टी या के लिए ज़रूरी होती है, या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो दवाइयाँ, उन दवाइयों को बोलते हैं असेंशियल ड्रग। इनका प्राइमरी पर्पज़ यही होता है कि इनका जो यूज है आसानी से हो सके और कम कीमत में, कम कॉस्ट पे लोगों को आसानी से मिल सके। तो इसलिए इनकी कॉस्ट, सेफ्टी, एफिकेसी सब मेंटेन करके रखता है नप्पा। और नप्पा है क्या, देखो नप्पा एक अथॉरिटी है, 1997 में बनाया था ये, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर ये डिपार्टमेंट है। इसके अंदर ही, डिपार्टमेंट के अंदर ही एक अटैच ऑफिस बनाया था नप्पा 1997 में। तो ये किस मंत्रालय के अंदर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं भाई साहब। और ये प्राइस वगैरह फिक्स करता है, रिवाइज करता है असेंशियल ड्रग्स का। ये ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 1955 से लेकर 2013 में एक रिवाइज किया था ऑर्डर, तो अभी 2013 का ये ऑर्डर है जो इसके हिसाब से करता है। ये ऑर्डर मतलब रूल मान लो, रूल बनाए थे गवर्नमेंट ने 2013 में। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम। ये प्रीलिम जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम है पेसर स्कीम, किसके लिए, पोलर साइंस के लिए और क्रायोस्फीयर के लिए। पोलर आप जानते हो जैसे हमारी अर्थ है, दो पोल हैं इसके, नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है साउथ में। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे रिसर्च को बढ़ाने के लिए और क्रायोस्फीयर की रिसर्च करने के लिए इंडिया ने ये स्कीम चलाई है। 2021 से 2026 तक ये अप्रूव किया है स्कीम, आगे कंटिन्यूएशन के लिए। पहले से चली हुई है स्कीम, आगे कंटिन्यू की जाएगी 2021 से 2026 तक आगे। पेसर स्कीम है जो पोलर साइंस क्रायोस्फीयर रिसर्च स्कीम। इसमें देखो अंटार्कटिक प्रोग्राम भी आते हैं, जो अंटार्कटिक में हम रिसर्च करते हैं। ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये अंटार्कटिक रीजन है, ये अंटार्कटिक रीजन है, ये वाला अंटार्कटिक रीजन, और इधर सदर्न ओशियन है ये वाला।
सदर्न ओशन, ये पूरा पार्ट सदर्न ओशन का, यहाँ पे रिसर्च करनी हो या आर्कटिक रीजन में रिसर्च करनी हो, ये सारे प्रोग्राम इसमें इंक्लूड होते हैं। इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, अंटार्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम और क्रायोस्फीयर और क्लाइमेट प्रोग्राम। क्रायोस्फीयर क्या है इसको जानेंगे, यूपीएससी पूछ चुकी है इसके बारे में भी, और क्लाइमेट तो आप जानते हो। ये जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सक्सेसफुली, एक सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, हमारा जो अर्थ साइंस का मंत्रालय है उसके अंदर आता है ये सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, ये इसको लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है पेसर स्कीम को। तो क्रायोस्फीयर क्या है, क्रायोस्फीयर देखो, स्फीयर का मतलब एरिया और क्रायो का मतलब बर्फ, ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, यानी कि फ्रोजन वाटर। अर्थ सिस्टम पे जितना भी जमा हुआ पानी है, बर्फ जमी हुई है, वो सब क्रायोस्फीयर में आता है, चाहे ग्लेशियर हो, स्नो कवर हो, आइस कवर हो, यानी कि वहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से नीचे होगा, क्योंकि 0 डिग्री जब हो जाता है तापमान तभी बर्फ जमती है, तो ये फ्रोजन सॉलिड में होगा वाटर वहाँ पे उस एरिया में। क्रायोस्फीयर ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक भाषा से, क्रियोज से, क्रियो वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कोल्ड यानी कि ठंडा। इसमें आइस स्नो सब कवर हो जाते हैं पूरे भूमि में, जहाँ भी बर्फ़ है, ग्लेशियर है, स्नो है। इसमें ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिका, कैप्स, ग्लेशियर एरिया जैसे जहाँ पे स्नो या परमाफ्रॉस्ट परमानेंट बर्फ़ जमी हुई है, सब एरिया इसमें कवर होते हैं क्रायोस्फीयर में। जब भी मान लो कोई कॉन्टिनेंटल आइस बह रही है किसी लैंड पे, तो वो सब पार्ट कवर होता है, या मान लो वाटर में बर्फ़ है वो वाला पार्ट भी आता है, वाटर में पानी में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है वो भी इसमें आता है सारा, या फ्रोजन पार्ट है ओशन का, समुद्र का ही फ्रोजन पार्ट है, जैसे अंटार्कटिका में देखो भाई साहब यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, ये सब किस में आते हैं, ये क्रायोस्फीयर में ही आते हैं। किसी झील में, लेक में बर्फ़ जमी हुई है, वो सब किस में आएगा, सब इसी में आएगा क्रायोस्फीयर में। क्रायोस्फीयर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये देखो अर्थ क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाता है। जैसे स्नो और आइस या बर्फ़ होती है जो स्नो आइस, ये क्या करती है, जैसे इस पर टेम्परेचर की, यानी कि टेम्परेचर क्या करता है, जैसे सूरज की किरण पड़ती है बर्फ़ पे, ये बर्फ़ जमी हुई है, तो ये सूरज की किरण को पूरी की पूरी 100% रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि वापस भेज देती है। इसलिए तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर देती है किरणों को, इसलिए ये ठंडी रह पाती है, इसलिए बर्फ़ जमी रहती है, यानी कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है इसका। इसकी वजह से प्लानट का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देती। जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, यानी कि वो सारी की सारी सूरज से जो किरण आ रही हैं, सूरज से किरण आती है, उनको बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। तो सोलर इंसोलेशन जितने भी आती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, ये पूरी की पूरी को 100% रिफ्लेक्शन कर देती है। तो इस तरह से ये मेंटेन करके रखती है क्रायोस्फीयर टेम्परेचर को, क्लाइमेट को भी ये मेंटेन करके रखती है। और इसकी वजह से क्या है, साइंटिस्ट देखो क्रायोस्फीयर की वजह से ये पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो क्रायोस्फीयर कम बचा है तो इसका मतलब ये है बर्फ़ पिघल गई और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका साइंटिस्ट आसानी से पता लगा सकते हैं क्रायोस्फीयर में रिसर्च करके। जो पेसर स्कीम है हमारे इंडिया की, उसके 6 कंपोनेंट हैं। पहला है पोलर रिसर्च वेलर, पोलर एरियाज़ में ऐसे जहाज वगैरह, रिसर्च जहाज होते हैं, रिसर्च वेसल, उनको कंस्ट्रक्ट करना। अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन, 3rd रिसर्च स्टेशन बनाना। देखो 3 रिसर्च स्टेशन इंडिया बना चुका है, जिनमें से 2 रिसर्च स्टेशन अभी ऑपरेशनल में हैं। पहले बनाया था एक दक्षिण गंगोत्री बनाया था, दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री और एक भारती। अभी मैत्री और भारती वहाँ पे ऑपरेशनल है। 3rd रिसर्च बेस स्टेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया। बेस स्टेशन मतलब एक मान लो हाउस, घर बना दिया, सेंटर बना दिया, वहाँ पे रिसर्च करते रहते हैं साइंटिस्ट, खोज करते रहते हैं कुछ। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंडियन साइंटिफिक एंडीवर इन आर्कटिक, आर्कटिक रीजन में भी इंडिया रिसर्च के लिए वहाँ पे प्रमोट कर रहा है। पोलर एक्सपीडिशन, अंटार्कटिका में यात्रा करता रहता है। और मैत्री स्टेशन को रिप्लेसमेंट करना, इसमें सदर्न ओशन में करना है, इसमें रिसर्च वगैरह, ये कंपोनेंट है। और टारगेट यानी कि ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या है पेसर स्कीम के, हाँ, पोलर साइंस और क्रायोस्फीयर रिसर्च के बारे में हमारे साइंटिस्ट की और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। मेजर अचीवमेंट क्या है, अब तक क्या क्या हासिल किए पेसर स्कीम, क्योंकि पहले से चली हुई है, अब तो ये एक्सटेंड करिए और 5 साल के लिए, तो अब तक क्या अचीवमेंट किए इस पेसर स्कीम के अंदर साइंटिस्ट ने। देखो 39th और 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन, अंटार्कटिका में देखो एक यात्रा की थी, अभी 41 कुछ समय पे की थी, तो वो चल रही है अभी 41, यानी कि 41वीं इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। क्लियर एयर एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का ऑब्जर्वेशन करते हैं मैत्री और भारती स्टेशन पे। नेक्स्ट है कि 23 रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे रिलेटेड हैं, जो ग्लेशियोलॉजी से हैं, मेरीन साइंस से, पोलर बायोलॉजी से, एटमॉस्फेयर साइंस से रिलेटेड है, जो 2019-20 के
टाइम पे आर्कटिक एक्सपीडिशन में किए गए थे। आर्कटिक है जो आर्कटिक रीजन, ये वाला नदर्न हेमिस्फीयर पे, इस आर्कटिक रीजन में यहाँ पे रिसर्च वगैरह की थी। एक इंड आर्क मूरिंग सिस्टम बना रखा है इंडिया ने। स्वालबार्ड में जगह है ये कोंग्स जोर्डन। ये स्वालबार्ड देखो, ये नॉर्वे है ना, नॉर्वे का ये पार्ट है यहाँ पे स्वालबार्ड। स्वालबार्ड में ये किंग जॉर्डन ये जगह है, ये कोंग्स जॉर्डन, यहाँ पे ये डिप्लॉय किया हुआ है एक सिस्टम, इंड आर्क मूरिंग सिस्टम। और ग्लेशियोलॉजी फील्ड है जो इसके लिए अभियान चलाता रहता है। जैसे चंद्र बेसिन है लाहौल स्पीति रीजन का, वेस्टर्न हिमालयाज में हमारे, ये हिमाचल प्रदेश में रीजन है लाहौल स्पीति, वहाँ पे भी 6 बेंचमार्क ग्लेशियर है यहाँ पे चंद्र बेसिन में। तो यहाँ पे भी कैंपेन अभियान चलाता रहता है ग्लेशियोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। 35वां सूरजकुंड मेला हो रहा है ये 2022 में। कहाँ पे होता है? हरियाणा की जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होता है हर साल। ये हर साल फरवरी में होता था, फरवरी में, लेकिन इस बार मार्च में हो रहा, कोविड-19 की वजह से नहीं हो सका, केस बहुत ज़्यादा आ रहे थे फरवरी में, इसलिए 19 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2022 तक ये चलेगा ये मेला। भाई साहब, इसमें कुछ हाथ से बनी हुई चीज़ें या क्राफ्टमैन की चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये हर साल लगता है फरवरी में, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से मार्च में लग रहा है। एनुअल है, हर साल होता है। इसमें सूरजकुंड मेला में कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन कौन इसको करवाता है मेले को? एक तो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी है हरियाणा में, एक हरियाणा टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है वो, और इसके साथ साथ 4 मंत्रालय हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के। एक तो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, कपड़ा मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री संस्कृत मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय भी सपोर्ट करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के टूरिज्म गवर्नमेंट को, यानी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को। ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कब स्टार्ट हुआ था ये मेला? 1987 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जितने भी स्किल्ड आर्टिजन हैं, यानी कि जिनको स्किल आती है, ऐसे शिल्पीकार हैं जो हाथ से कुछ बनाते हैं, उनको इसमें क्या है, शोकेस करना होता है उनकी टेक्नोलॉजी को, यानी कि जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको दिखाना। क्योंकि देखो, मशीन मेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी वजह से ये जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि इन्हें इतना दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि जो मशीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो चीपर होती हैं, सस्ती होती हैं। तो इनको कंपटीशन करना बहुत भारी हो जाता है मशीन से बनी हुई चीज़ से। तो इनको शोकेस करना होता है, इनकी चीज़ें वगैरह, इनकी जो बनाई हुई हाथ से क्राफ्टमैन है या हैंडी क्राफ्ट है या हैंडलूम सिस्टम है या कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया का, ये डाइवर्सिटी शोकेस करता है इस मेले में। 2013 से ये इसको इंटरनेशनल लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया था इस मेले को। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे लगता है, और भी बहुत सारी कंट्री आती हैं यहाँ पे, अपना स्टॉल लगाती हैं, दुकानें लगाती हैं, अपने देश की चीज़ें दिखाती हैं, यहाँ पे बेचते हैं, अपना माल बेचते हैं, दुकानदार लेके आते हैं दूसरे देश से। तो इंटरनेशनल लेवल पे होता है ये 2013 से। इस साल की जो थीम है स्टेट की, इस साल की जो थीम है, यानी कि हर साल एक स्टेट, हमारे देश का एक स्टेट राज्य, और इंटरनेशनल लेवल से एक कंट्री, हम थीम कंट्री रखते हैं यहाँ पे। एक जो थीम स्टेट है इस साल का इस मेले का, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को थीम स्टेट बनाया गया है इस मेले में। और पार्टनर नेशन कौन है इस साल का? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आप जानते हो कहाँ पे है भाई साहब? ये भाई साहब मैप देख रहे हो आप, कजाकिस्तान के पास ये उज्बेकिस्तान है। ये कंट्री पार्टनर नेशन है इस साल के सूरजकुंड मेले का। तो यही टॉपिक थे आज के।